मैंने कहा था कि जॉन सीना अगर आज हार रहे हैं तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे, तो आज WWE ने कुछ ऐसा ही कर दिया। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए रसल पलूजा पेपर व्यू के बारे में, जो कि बड़ा ही धमाकेदार WWE ने बुक करा था। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत में ही हमें ट्रिपल एच की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि सबका स्वागत करते हैं। और आज WWE ने बहुत सारे पायरोज भी यूज करे थे, तो यहाँ से लग रहा था कि WWE इस पेपर व्यू को स्पेशल बनाने वाली है। तो जैसे कि WWE ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर का मैच आज रसल पलूजा को ओपन करेगा। तो पहला मैच हमें यही देखने को मिलता है जहां ब्रॉक लेसलर की सबसे पहले एंट्रेंस होती है। वैसे ब्रॉक लेसलर को देखकर लग रहा था कि उन्होंने अपनी फिजिक को बड़े ही तगड़े तरीके से मेंटेन करके रखा है, और अभी तो शायद वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। इसके बाद जॉन सीना की भी एंट्रेंस होती है, जो कि WWE ने थोड़े स्पेशल तरीके से कराई थी। यहाँ हमें जॉन सीना के साथ बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, लेकिन कल जो WWE ब्रॉक लेसलर और पॉल हेमन का टीज दे रही थी वो आज हमें रियल में देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ ब्रॉक लेसलर का इंट्रोडक्शन पॉल हेमन आकर करते हैं। वैसे तो पॉल हेमन यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ही आए थे, क्योंकि इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन देखकर लग रहा है कि WWE ने स्लो बिल्ड स्टार्ट कर दिया है इनके रीयूनियन का। अब यहाँ ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच स्टार्ट होता है, लेकिन ये मैच उस हिसाब का नहीं था जैसा शायद फैंस चाहते थे। पहले तो यहाँ देखकर लग रहा था कि जॉन सीना बहुत बुरी तरह से ब्रॉक लेसलर को बजाएंगे, क्योंकि यहाँ ब्रॉक लेसलर को 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसलर यहाँ किक आउट कर देते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसलर जॉन सीना को कुछ करने का मौका ही नहीं देते, और 2014 की समर स्लैम में जो हुआ था आज भी हमें वही देखने को मिलता है, क्योंकि पता नहीं कितने सारे F5 जॉन सीना को ब्रॉक लेसलर मारते हैं, और इतने F5 खाने के बाद जॉन सीना की हालत उठने की बची नहीं थी, जिसके बाद वो पिन हो जाते हैं और इस मैच में ब्रॉक लेसलर की जीत हो जाती है। लिटरली ये मैच लगभग 3 मिनट के आसपास चला था, और यहाँ से देखकर लग रहा है कि क्यों WWE ने इस मैच को ओपनिंग में डाला था। बड़ी ही बुरी तरीके से जॉन सीना को ब्रॉक लेसलर ने आज हरा दिया। मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि अगर जॉन सीना इस मैच को हार गए तो फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं, और वहाँ अरीना में बैठे फैंस को देखकर ऐसा ही लग रहा था। ब्रॉक लेसलर मैच को जीतने के बाद भी रुकते नहीं हैं। यहाँ फिर से उनका प्लान था जॉन सीना को बजाने का, लेकिन यहाँ रेफरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद रेफरी को भी बजाया जाता है और फिर जॉन सीना का नंबर आ जाता है, और यहाँ जॉन सीना को एक और F5 लगाकर ब्रॉक लेसलर यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि जॉन सीना यहाँ हारने वाले हैं। हो सकता है WWE इनका एक और मैच कराए जहाँ जॉन सीना को विक्ट्री मिल जाए, पर आज जॉन सीना के साथ WWE ने अच्छा नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें जे ऊसो, जिमी ऊसो, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में देखने को मिलता है। वैसे WWE शो के स्टार्ट में ही रिवील कर देती है कि LA नाइट इस मैच के गेस्ट रेफरी होंगे। तो पहले यहाँ LA नाइट आते हैं, इसके बाद हमें जिमी और जे ऊसो की अच्छी खासी एंट्रेंस देखने को मिलती है। शायद यहाँ WWE जे और जिमी ऊसो का वो पहला वाला थीम सॉन्ग वापस लेकर आ गई है। यहाँ कमेंट्री टेबल पर जिमी और जे ऊसो को बहुत ज़्यादा हाइप अप भी किया जा रहा था, क्योंकि 3 साल बाद हमें इनका रीयूनियन देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ ब्रॉन की भी एंट्री होती है और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच वैसे तो टैग टीम मैच था और इस मैच में कोई स्टिपुलेशन नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से इस मैच में वेपन यूज़ हो रहे थे लग रहा था कि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है। मैच के स्टार्ट में हमें एक फ़नी मोमेंट दिखाया जाता है जहां ब्रॉनसन रीड चेयर का यूज़ करना चाहते थे, लेकिन पहले तो LA नाइट उन्हें करने नहीं देते, लेकिन जब चेयर जिमी ऊसो के हाथ में आती है तो LA नाइट उन्हें कुछ नहीं कहते। तो यहाँ बेचारे ब्रॉनसन रीड के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। आज LA नाइट का यूज़ WWE तड़के की तरह कर रही थी। हमें पता है कि बहुत टाइम से LA नाइट और जे ऊसो की बन तो रही नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ लग रहा था कि शायद LA नाइट और जे ऊसो आपस में भिड़ जाएंगे। वैसे इस मैच में शुरुआत में तो सबसे ज़्यादा धुलाई जिमी ऊसो की हो रही थी, जिसके बाद फाइनली जाकर जे ऊसो का नंबर आता है और हमें ऊसोस की डबल टीम देखने को मिलती है। यहाँ ये दोनों टेबल भी लगाते हैं ताकि ब्रॉन ब्रेकर या फिर ब्रॉनसन रीड को उस पर पटका जा सके, पर ये मूव जे ऊसो और जिमी ऊसो पर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर उसी टेबल पर दोनों को एक साथ स्पेयर लगाते हैं, जिसके बाद जे ऊसो का फेस ब्लीड भी कर रहा था। तो ये मूव शायद जे ऊसो पर कुछ ज़्यादा भारी पड़ गया। वैसे मैच के एंड में सुनामी के साथ इस मैच में ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की जीत हो जाती है। लग रहा था कि शायद जे ऊसो का इस मैच में कोई बड़ा ह्यूज रोल हो सकता है, लेकिन WWE ने यहाँ इस मैच को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। पर LA नाइट और जे ऊसो के साथ जरूर WWE कुछ ना कुछ तो करने वाली है।
नेक्स्ट मैच हमें इयो स्काई और स्टेफनी वकार के बीच में देखने को मिलता है और ये मैच WWE की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था, जो कि नाओमी पहले विकेट कर चुकी थी। वैसे ये मैच काफ़ी अच्छा था और इसे टिपिकल रेसलिंग मैच कह सकते हैं। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे थे। बाकी बात करें इस मैच के विनर की तो स्टेफनी वकार यहाँ इयो स्काई को पिन करके मैच को जीत चुकी हैं और अब वो न्यू WWE की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। वैसे स्टेफनी वकार को चैंपियनशिप जिताने का डिसीजन WWE का बहुत अच्छा था। नेक्स्ट मैच हमें सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलता है, जो कि बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, एजे ली और सीएम पंक का था। और भाई क्या ही खतरनाक मैच था ये। इसे वन ऑफ द बेस्ट मिक्स्ड मैच टैग टीम की लिस्ट में डाला जा सकता है। जैसी स्टोरी लाइन WWE ने इनकी बुक करी थी, वैसे ही शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा हमें इनका मैच देखने को मिला। मैच के स्टार्ट में ही हमें एक कन्फ्यूजन वाला मोमेंट देखने को मिलता है जब सीएम पंक और बेकी लिंच रिंग में होते हैं। यहाँ क्राउड चाहता था कि सीएम पंक बेकी लिंच को GTS मारें, लेकिन हमारे सीएम पंक वुमेन्स पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन शायद एजे ली और बेकी लिंच इस रूल के हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि इस मैच में एजे ली सेथ रॉलिंस पर और सीएम पंक पर बेकी लिंच अपना हाथ साफ कर रही थी। इस मैच की शुरुआत में हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ही लड़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद एजे ली को भी टैग मिलता है, लेकिन यहाँ रेफरी देख नहीं पाता और बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस मिलकर सीएम पंक की धुलाई करते हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस बेकी लिंच को सीएम पंक के ऊपर उठाकर फेंकते भी हैं, लेकिन सीएम पंक वहाँ से हट जाते हैं और बेकी लिंच सीधा रिंग में जाकर गिरती हैं। वैसे इसके बाद एक और अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलता है जब सेथ रॉलिंस एजे ली की नकल उतार रहे थे, जिसके बाद सीएम पंक अचानक से उन्हें GTS ही लगा देते हैं। बहुत सारे मूवमेंट्स हमें यहाँ डबल टीम वाले देखने को मिलते हैं, जहाँ दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहाँ बेकी लिंच भी सीएम पंक के पीछे ही पड़ गई थी, क्योंकि सेथ रॉलिंस के साथ साथ सीएम पंक को बेकी लिंच भी बजा रही थी। बेकी लिंच तो यहाँ सीएम पंक को शार्प शूटर भी लगाती हैं और शायद सीएम पंक यहाँ डन हो चुके थे, क्योंकि वो इतने टाइम से बेकी लिंच पर हाथ नहीं उठा रहे थे, लेकिन बेकी लिंच उन पर लगातार अटैक करे जा रही थी। जिसके बाद यहाँ सीएम पंक भी बेकी लिंच को शार्प शूटर में फंसाते हैं। यहाँ बेकी लिंच को बचाने के लिए सेथ रॉलिंस को आना पड़ता है। इसके बाद हमें एक तगड़ा सा टेबल स्पॉट भी देखने को मिलता है, जहाँ सीएम पंक सेथ रॉलिंस को टेबल पर पटकने जा रहे थे, लेकिन बेकी लिंच एजे ली को सीएम पंक के ऊपर ही फेंक देती हैं और ये मूव देखने में बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा था। वैसे बात करें मैच के एंड की तो रिंग में एजे ली और बेकी लिंच होती हैं, जहां एजे ली बेकी लिंच को ब्लैक विडो में फंसाकर उन्हें टैप आउट करवा देती हैं। इसी के साथ इस मैच में सीएम पंक और एजे ली की जीत हो गई है। ये मैच टैग टीम के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मैच था आज रेसलपलूजा का, और शायद अब तक इतना खतरनाक मिक्स्ड मैच तो हुआ भी नहीं होगा। बड़ा ही एंटरटेनिंग और मस्त मैच था ये। नेक्स्ट हमें शॉकिंगली अंडरटेकर की एंट्रेंस दिखाई जाती है, जिनकी एंट्रेंस हमें अमेरिकन बेडएस वाली देखने को मिलती है। यहाँ फ्रंट रो में स्टेफनी मैकमैन बैठी हुई थी, जिनके पास अंडरटेकर जाते हैं और यहाँ उन्हें बताया जाता है कि वो 2026 की हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुकी हैं। बड़ा ही स्पेशल और अजीब सा तरीका था स्टेफनी मैकमैन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने का। वैसे इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में, जो कि रेसलपलूजा का मेन इवेंट होने वाला था। मैच के स्टार्ट में ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोडी रोड्स शायद उस मूड से नहीं आए थे और यहाँ ड्रू मैकिंटायर को बड़ा जोरदार थप्पड़ पड़ता है। लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स की ही धुलाई चालू हो जाती है। यहाँ उन्हें रिंग के बाहर ले जाकर भी धोया जाता है, जहाँ ड्रू मैकिंटायर उन्हें अनाउंसिंग टेबल के ऊपर फेंकते हैं। इसके बाद उन्हें स्टील स्टेप्स पर भी पटका जाता है और शुरुआत में तो ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन कोडी रोड्स इसके बाद बाउंस बैक करने की कोशिश करते हैं और ड्रू मैकिंटायर को कोडी कटर लगाते हैं। लेकिन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर फिर से कोडी रोड्स के ऊपर हावी हो जाते हैं और एक मोमेंट पर लग रहा था कि शायद कोडी रोड्स अब पिन होने वाले हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर क्योंकि कोडी रोड्स को रेफरी की तरफ फेंकते हैं तो रेफरी रिंग से बाहर चला जाता है और जब तक वो कोडी रोड्स को पिन करते हैं रेफरी को आने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब हमें फिर से वही मूव देखने को मिलता है जो कि ड्रू मैकिंटायर काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ वो कोडी रोड्स को अनाउंसिंग टेबल के नीचे क्लेमोर किक मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये इलीगल मूव था तो रेफरी यहाँ बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद भी ड्रू मैकिंटायर रुकते नहीं हैं और वो कोडी रोड्स को मारने जा रहे थे, जिसके बाद ये मूव उन पर ही उल्टा पड़ जाता है क्योंकि कोडी रोड्स तो हट जाते हैं लेकिन वही जाकर टेबल में घुस जाते हैं और यहाँ लग रहा था कि शायद उनका लेग इंजर्ड भी हो गया है।
बात करें मैच की एंड की तो ड्रू मैकिंटायर रिंग में जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ यहाँ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका लेग इंजर्ड हो चुका था। जिसके बाद पहले तो कोडी रोड्स उन्हें सुपर कटर मारते हैं और उसके बाद क्रॉस सोर्स के साथ वो पिन हो जाते हैं और यहाँ कोडी रोड्स ने इसी के साथ अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। मुझे लग रहा था कि शायद WWE ने इस मैच को मेन इवेंट में डाला है तो कुछ धमाका होगा, लेकिन हमें इसके बाद यहाँ कुछ भी स्पेशल देखने को नहीं मिलता और कोडी रोड्स की विक्ट्री के साथ रसल पलूजा का एंड हो जाता है। वैसे इससे अच्छा WWE एजे ली, सीएम पंक, बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस वाले मैच को मेन इवेंट में डालती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि शायद वो रसल पलूजा का सबसे अच्छा मैच था। वैसे कमेंट में बताओ आपको आज का रसल पलूजा पेपर व्यू कैसा लगा। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।